हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली अग्रवाल आज आप सबके सामने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लास्ट लेक्चर के साथ हूँ एंड दिस इज़ द 5th लेक्चर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमने पिछले बार जो सेक्शन 55 देखा था उसका आज हम एक केस लॉ देखेंगे और ये सारा हमने जो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है टोटली हमने बेयर एक्ट से पढ़ा है। तो आप सब लोग बेयर एक्ट को अच्छे से स्टडी करें और प्री के क्वेश्चन सब इसी से ही बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो टुडे वी विल सी दिस केस वेयर देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। द plaintiff who sues for the price has to lead the evidence in support thereof. If he fails to prove the delivery of the goods, he will not be entitled to recover the price. अब ये जो केस है सेक्शन 55 से रिलेटेड है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था दैट वाज द सूट फॉर द प्राइस। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो बायर है अगर वो रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स करता है या फिर रिफ्यूज़ करता है, मना करता है पेमेंट के लिए जो उसने गुड्स लिए हैं, तो सेलर जो है वो बायर को सू कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके, और वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ सर्टेन रिस्पेक्टिव डिलीवरी द बायर wrongfully neglects or refuses to pay price, the seller may sue for the price and has not passed the goods and goods have not been appropriated into the contract। तो ये जो हमने पूरा सेक्शन 55 देखा था इसी से रिलेटेड ये केस है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जहाँ पर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज़ और जो प्लेंटिव है वो सू करता है, तो उसको क्या है एविडेंस देना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ दैट कि प्रूव द डिलीवरी ऑफ गुड। इफ़ ही फेल्स टू प्रूव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, अगर वो फेल हो जाता है इसको प्रूव करने में कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई हैं, तो ये बर्डन किस पे आता है, प्लेंटिव पे आता है कि ही हैज़ टू सूज फॉर द प्राइस, हैज़ टू लीड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ। और ये जो केस है अगर वो ये नहीं देता है, एंटाइटल नहीं होगा वो रिकवर करने के लिए प्राइस, अगर प्लेंटिव उसको प्रूफ नहीं करता, कोई एविडेंस नहीं देता इन रिगार्ड टू प्रूव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब हम इसको हिंदी में देखते हैं। जहां माल के विषय में विवाद में वादी माल की कीमत के लिए वाद करता है। ओके, वादी ने माल की कीमत के लिए वाद किया और उससे यह आशा की जाती है कि वह माल के परिधान के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अब क्या है, जो प्लेंटिव है उसको क्या करना है, माल का जो परिधान हुआ है उसके संबंध में उसी को ही साक्ष्य देना होगा, और यदि वह साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने में असफल रहता है और अगर वो असफल रहता है उसको प्रूव करने के लिए या साक्ष्य नहीं दे पाता, सिद्ध नहीं कर पाता, तो क्या होगा, उसको कीमत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वादी होगा वो कीमत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, तो इसलिए वादी को ये साक्ष्य देना होगा। ये केस है गुजरात एग्रो ऑयल एंटरप्राइजेस लिमिटेड अहमदाबाद वर्सेस अरविंद एच पाठक AIR 1993। ओके, अब इस केस से आपको बिल्कुल क्लियर है कि सू तो कर सकता है जो भी प्लेंटिव है, बट उसको एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल सी सेक्शन 56 डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी। Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, जहाँ पर बायर जानबूझकर निगलेक्ट कर रहा है, रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ है, उसका निगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने के लिए गुड्स को और पेमेंट करने के लिए गुड्स को, तो यहाँ पर सेलर में सू हिम फॉर द डैमेजेस। तो सेलर यहाँ पर उसको सू कर सकता है फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर है जहाँ की क्रेता माल का प्रतिग्रहण और उसके लिए संदाय करने की उपेक्षा या करने से इनकार सदोष करता है, वहाँ विक्रेता अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद उसके विरुद्ध
ला सकेगा। नाउ वी विल सी, मतलब बहुत पढ़ते ही के साथ ही क्लियर हैं, एज सच नो प्रॉब्लम इन दीज सेक्शंस, तो दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी सेक्शन 57 damages for non-delivery, where the seller wrongfully neglects or refuse to deliver the goods। जहाँ पर सेलर रॉन्गफुली, अब यहाँ ऊपर हमने क्या देखा सेक्शन 56 में बायर के लिए बात कही गई है, सेक्शन 57 में सेलर के लिए बात कही है। बायर के लिए क्या कहा गया है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पर 57 में है फॉर नॉन डिलीवरी, वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। सेलर का काम क्या है, डिलीवर करना गुड्स को, और अगर वो ही उसको रॉन्गफुली निगलेक्ट से रिफ्यूज़ करता है तो यहाँ बायर में सू द सेलर फॉर द डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन डिलीवरी के लिए अब बायर सू कर सकता है। जहाँ विक्रेता माल का परिधान क्रेता को करने की उपेक्षा या करने से इनकार सदोष करता है, वहाँ क्रेता अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद विक्रेता के विरुद्ध ला सकेगा। तो इट्स अगेन वेरी सिंपल सेक्शन। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 59, दैट इज रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, where there is a breach of warranty by the seller or where the buyer elects or is compelled to treat any breach of condition on the part of seller as a breach of warranty। अब यहाँ पर रेमेडीज़ दी गई है ब्रीच ऑफ वारंटी। हमने पहले कंडीशन पढ़ा था और वारंटी पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है सेलर के पार्ट पर, तो बायर इलेक्ट कर सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एंड द बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स। और वो एंटाइटल नहीं होगा गुड्स को रिजेक्ट करने के लिए, बट ही में अब इसको हमें ध्यान देना है क्या रेमेडीज़ है। ही में सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनाइटेशन और एग्जिस्टेंशन ऑफ द प्राइस। वारंटी के भंग की कीमत कम या निर्वापित करने में क्रेता के विरुद्ध रख सकेगा, या फिर सू द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, या वारंटी भंग के लिए विक्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकेगा। तो दीज आर दी रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। नाउ क्लॉज 2, द फैक्ट दैट द बायर हैज सेट अप अ ब्रीच ऑफ वारंटी in diminution or existence of the price does not prevent him from suing the same breach of warranty if he has suffered further damage। अगर यहाँ पर क्या है, सू करने का उसको अधिकार है और ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस का अधिकार है, बट अगर उसको ये लगता है कि फर्दर कोई डैमेज कॉज हुआ है बायर को, तो वो सू कर सकता है सेलर को फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, इंस्टेड कि उसने ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनेशन एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइस कर रखा है, बट ये उसको प्रिवेंट नहीं करेगा अगेन कि वो सू कर सके सेलर को। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 60, दैट इज द रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये है सम्यक तारीख से पूर्व संविदा का निराकरण, वेयर आइदर पार्टी to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for the damages for the breach। यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी पार्टी, मतलब आइदर बायर और सेलर, अगर वो रेप्यूडेट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द अदर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग, पर दूसरा पर्सन एनी ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को सबसिस्टिंग मानेगा और वेट करेगा टिल द डिलीवरी डेट, एंड ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिस्किंडेड एंड सू फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच। जहाँ की विक्रय संविदा के पक्षकारों में से कोई सा भी पक्षकार परिधान की तारीख से पूर्व उस संविदा का निराकरण कर देता है, वहाँ दूसरा पक्षकार या तो वह मान सकेगा कि संविदा अस्तित्व में बनी हुई है, और
परिधान की तारीख तक प्रतीक्षा करेगा। मतलब दूसरा पक्षकार क्या करेगा, यह मानेगा कि संविदा अभी भी एग्जिस्टिंग में है और जो परिधान की तारीख थी, जो डिलीवरी की डेट है, वो अभी उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके लिए वेट करेगा, या फिर संविदा को विखंडित मान सकेगा। और विखंडित भी मान सकता है, ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेके चल रहा है, और उसको मान सकेगा और उसको भंग के लिए वाद ला सकेगा और वाद भी ला सकता है। तो सभी कंडीशंस आइदर पार्टी के पास रहेंगी। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल repudiates the contract before the date of the delivery. Okay, now we will see section number 61, interest by way of damages and special damages. In this section, nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case whereby law, interest or special damages may be recoverable. Recover the money paid where the condition for the payment of it has failed. उस दशा में जिसमें कि ब्याज या फिर विशेष नुकसानी विधि द्वारा वसूलिए हो, मतलब या तो फिर ब्याज हो या फिर ये विशेष नुकसानी विधि के द्वारा जो वसूलिए होता है, या ब्याज या विशेष नुकसानी की, अथवा जहाँ की धन के संदाय का प्रतिफल था या निष्फल हो गया है, तो वसूली के लिए विक्रेता या क्रेता के अधिकार पर इस अधिनियम की कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगी। तो कोई भी बात इस अधिनियम पे प्रभाव नहीं डालेगी। वेदर द राइट ऑफ द सेलर और द बायर अफेक्टेड नहीं होंगे टू रिकवर द इंटरेस्ट और द स्पेशल डैमेज। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ब्याज हो गया, और जो स्पेशल डैमेज है वो हो गया विशेष कोई नुकसान हुआ है। ठीक है, ओके। In the case of absence of contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of the price. अगर कोई तत्कालीन संविदा के अभाव में न्यायालय कीमत की रकम पर ऐसी दर से जिसे वह ठीक समझे ब्याज को दे सकेगा टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेएबल, या फिर टू द बायर इन अ सूट फॉर हिम टू रिफंड द प्राइस इन अ केस ऑफ ब्रीच of the contract on the part of the seller from the date which the payment was made। मतलब दोनों के केस में ब्याज भी उनको उपलब्ध कर सकेगा कोर्ट। और अगर जो सेलर है इन अ सूट बाय हिम, अगर सेलर के द्वारा सूट है फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस, अगर बायर के लिए है इन अ सूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस, मतलब बायर रिफंड लेगा और सेलर क्या करेगा, उसको अमाउंट ऑफ प्राइस को मांग सकेगा जो बायर ने पेमेंट नहीं किया है। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। विक्रेता उस बाद में जो उसने कीमत के लिए किया है माल की निविदा की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख की कीमत संदेह थी अधिनिर्णीत कर सकेगा। क्रेता उस वाद में जो उसने विक्रेता की तरफ से संविदा भंग की दशा में कीमत के परिधान के लिए किया है उस तारीख से अभिनीत कर सकेगा जिस तारीख को कीमत का संदाय किया गया था। तो यहाँ पर वी विल सी a case even in the absence of any contract for the payment of interest the seller would be entitled to interest from the date of the delivery of the goods upon to the date of the payment। तो यहाँ पर क्या है कि सेलर एंटाइटल होगा फॉर द इंटरेस्ट, और ये केस है तेलू राम जैन वर्सेस मेसर्स अग्रवाल सन्स AIR 1991 पंजाब हरियाणा 140।